नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। मैं गौरव यादव उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आपको विदित है, हम लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी हमने इतिहास का परिचय पढ़ा। और हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में परिचय के बाद में और कुछ जो हमने इतिहास में क्या क्या चीज़ हमें कवर करनी, क्या क्या पढ़ना है, उसको करने के बाद में जो फर्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसलिए सबसे मेन मानते हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएससी का हो, या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम देते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है कि जिसमें इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि इस जगह से हमारी भारतीय इतिहास की एक तरीके से शुरुआत होती है। ठीक है, भारतीय इतिहास की शुरुआत हम यहाँ से क्यों मानते हैं? यहाँ से हम इतिहास की शुरुआत इसलिए मानते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। आज से 5,500 साल 5 से 5,000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसका जो काल निर्धारण किया गया कार्बन डेटिंग के अनुसार या फिर कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, तो वो यानी कि 2500-3000 ईसा पूर्व का मिलता है। ठीक है, और आज हम चल रहे हैं 2022 में, तो यानी 5,000 साल पुरानी सभ्यता हो गई। 5,000 साल पुरानी एक सभ्यता हमें प्राप्त हुई 1921 में। ठीक है, 1921 में एक जो सभ्यता मिली, एक अति विकसित सभ्यता जो उस काल के हिसाब से मानी जाए, क्योंकि आज जब आधुनिक काल में हम जी रहे हैं, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, इतने कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं, फिर भी हम एक सुनियोजित नगर अच्छे से नहीं बसा पाते। आप देखेंगे हर शहर में कोई ना कोई ड्रेनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं पर रोड छोटे हैं, कहीं पर रोड है ही नहीं, यानी इस प्रकार की काफ़ी समस्या आपको आधुनिक नगरों में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन 1921 में एक सभ्यता ऐसी प्राप्त हुई जिसके अंदर एक आदर्श शहर में व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएँ उस शहर में मौजूद थी। ठीक है, तो इतिहास की हम स्टार्टिंग करते हैं हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। मैंने आपको बताया था तीन जो हमारे ऐतिहासिक, वो जो इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और एक हो गया आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये आपके 3 काल निर्धारण हो गए इतिहास की दृष्टि से। तो जो फर्स्ट वाला है प्रागैतिहासिक में हमने क्या चीज़ों को देखना था, यानी कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य सृष्टि में आया और तब से उसके जीने का, रहन सहन का क्या तरीका था, तब से लेकर फिर उसने पहिए का आविष्कार किया, औजार बनाए, शिकार करने लगा, खाने पीने में ज़रूरत की चीज़ें वो कैसे जुटाता था, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? प्रागैतिहासिक में पढ़ते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री 2 टाइप की होती हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमें सिर्फ साक्ष्य क्या प्राप्त होते हैं? कुछ हमें औजार मिले हैं पत्थर के, यानी उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं जो पत्थर युग था, जिसमें पत्थर के औजार यूज़ किए जाते थे शिकार करने के लिए। ठीक है, उसी टाइम पे पत्थर से ही पहिया बनाया जाता था, यानी पहिए का आविष्कार हुआ, वहीं से खेती ये लोग करने लगे। ठीक है, उस सिविलाइजेशन की तरफ ये लोग आगे बढ़ने लगे। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं स्मारकों के रूप में, भवनों के रूप में। ठीक है, या फिर कुछ अन्य निर्मित वस्तुओं के रूप में, लेकिन उनके बारे में कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। जो हमने काल निर्धारण किया वो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया, फिर कुछ विद्वानों के मत के अनुसार वो किया, क्योंकि उन्होंने अन्य जो देशों में जो उस टाइम की विकसित सभ्यताएं थी, यानी समकालीन जो भी सभ्यताएं थी, उनके अनुसार उन्होंने उसका काल निर्धारण किया। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम में मेसोपोटामिया में, मिस्र में, यूनान में, इस प्रकार में दजला फरात में ये सभ्यताएं विकसित थी, तो उनके समकालीन इस सभ्यता को माना गया, तो उसका काल निर्धारण कर दिया गया। ठीक है, हर विद्वान के, हर वैज्ञानिक के अलग मत हैं इसके काल के बारे में। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक में हमारे पास में पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, लेकिन कुछ साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, यानी कि हमारे पास में कोई लिटरेचर उनका नहीं मिलता है। अगर हमें कोई वहाँ की लिपि प्राप्त हुई है, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ अभिलेख मिला है, लेकिन उनको आज तक नहीं पढ़ा जा सका। यहाँ की उनकी जो लिपि है उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए।
ठीक है, जब किसी चीज़ की लिपि के बारे में नहीं पढ़ पा रहे तो एक एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए उसके बारे में वो हमारे पास में नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हो रहा है, ऐतिहासिक काल में हमारे पास में पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं और साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हैं, यानी दोनों चीज़ हमें वहाँ पर मिल रही हैं। यानी हमारे पास लिखा हुआ भी है और हमें दिख भी रहा है, यानी यहाँ के कुछ पुरातात्विक स्थल भी मिल गए हैं या फिर कुछ वस्तु भी हमें प्राप्त हो गई हैं। तो दोनों चीज़ हमें प्राप्त हो गई हैं, उसकी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हम उसको ऐतिहासिक काल के अंडर में लेते हैं। तो आद ऐतिहासिक में आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम दो नामों से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा इसलिए क्योंकि इसका जो पहला खोजा गया जो नगर था वो था हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है, ये हड़प्पा पड़ता है साहिवाल ज़िले पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत में साहिवाल ज़िला स्थित है, वहाँ पर एक हड़प्पा नामक स्थल मिलता है। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले मानते हैं 1856 में। 1856 में कराची से और लाहौर तक क्या बिछाई जा रही थी, रेल लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर तक। ठीक है, उस टाइम ये किस में आता था, भारत में ही आता था, भारत का हिस्सा था और ब्रिटिश यहाँ पर राज था। ठीक है, 1854 में मुंबई से थाने के बीच में फर्स्ट ट्रेन चल चुकी थी, तो 1856 में वहाँ पर रेल लाइन बिछाई जा रही थी, क्योंकि कराची में बंदरगाह हुआ करता था और लाहौर पंजाब का एक मुख्य शहर हुआ करता था, यानी कि व्यापारिक शहरों को जोड़ा जा रहा था रेल लाइन के माध्यम से। तो वहाँ पर जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसके लिए एक हमें गिट्टियों की आवश्यकता होती है, कुछ ईंटों की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी लेवलिंग करने के लिए जिसके ऊपर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। तो वहाँ पर जब ये बिछा रहे थे तो इन्हें कहीं पर खुदाई में ईंटें प्राप्त हुई, तो इन लोगों ने उन ईंटों को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें रेल लाइन के नीचे बिछाना स्टार्ट कर दिया। जब ये चीज़ें किसी बड़े अधिकारी के पास में इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने आकर के देखा, ही जो उन्होंने जब ईंटों को देखा ये तो बहुत ज़्यादा प्राचीन लगी, तो उन्होंने कुछ सैंपल उनके लेकर के अपने पास में रख लिए और उनको जांच के लिए आगे भेज दिया। ठीक है, उस टाइम पे भारत में कोई पुरातात्विक विभाग तो था नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों का शासन था। उससे जो पहले शासन हुआ करता था वो राजाओं का शासन हुआ करता था, यानी कि एकात्मक यहाँ पर सत्ता नहीं थी। ठीक है, यानी हर ज़िले पे, हर राज्य में एक अलग अलग राजा हुआ करता था, अलग शासक हुआ करता था, यानी कि एक एकात्मक व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पुरातात्विक विभाग भी नहीं बनाया गया था। उससे पहले चार्ल्स मैसन को एक टीला प्राप्त हो चुका था। चार्ल्स मैसन को एक टीला प्राप्त हो चुका था, यानी एक शहर प्राप्त हो चुका था 1826 में। चार्ल्स मैसन को 1826 में एक शहर प्राप्त हो चुका था खुदाई में ही, परंतु उस टाइम इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने समझा कि यूनान के समय की जो सभ्यता है उनके समकालीन ही सभ्यता है, उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और वो वापस अपने इंग्लैंड चले गए। ठीक है, 1856 में रेल लाइन का जब काम चला तो इस शहर के जो अलावा जो चार्ल्स मैसन को जो शहर मिला था 1826 में, उसके अलावा इनको भी कुछ पुरानी ईंटें प्राप्त होने लगी, यानी पुराने कुछ वहाँ पर निर्माण थे जो कि मिट्टी में दब गए थे, उनको खुदाई में ये चीज़ें प्राप्त होने लगी। फिर 1861 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, हस्तांतरण मीन्स यानी कि पहले यहाँ पर भारत में जो राज करती थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 प्लासी युद्ध से लेकर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में यहाँ की कमान थी शासन की। ठीक है, लेकिन जब इनके ईस्ट इंडिया के साथ में इतना बड़ा रिवोल्ट यानी इतनी बड़ी क्रांति भारत में इनके शासनकाल में हो चुकी थी, ब्रिटिश राज ने सत्ता का हस्तांतरण किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कमान अपने हाथ में कब ली, 1861 में इन्होंने अपने हाथ में कमान ले ली। किसने? इंग्लैंड ने, और जो वहाँ की क्वीन थी यानी कि क्राउन के हाथ में यहाँ का शासन चला गया भारत का। ठीक है, तो 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में एक भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना करी। 1872 में इसने कुछ कार्य किए, इस पुरातात्विक जो अपने स्थल प्राप्त हो रहे थे उनसे रिलेटेड इसने काम किए, वहाँ के साक्ष्य जुटाए और उनको लंदन लेबोरेटरी में लेकर के गए उनका काल निर्धारण करने के लिए, लेकिन इसको खास सफलता नहीं मिल सकी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1921 में। 1921 में इसका जो भारतीय जो पुरातत्व विभाग था उसका जो अध्यक्ष था वो था जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोबारा से इन स्थानों पर खुदाई हुई जहाँ से कुछ साक्ष्य पहले प्राप्त हो चुके थे। तो 1921 में कहाँ पर, साहिवाल ज़िले में। साहिवाल ज़िला कहाँ पर स्थित है, पंजाब में। यानी भारत का पंजाब अलग है, पाकिस्तान का पंजाब अलग है। पहले एक बड़ा प्रांत हुआ करता था पंजाब, पंजाब के टुकड़े हुए 1947 में जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो आधा पंजाब उधर चला गया और आधा पंजाब इधर रह गया। और 1962 में इस पंजाब का भी 3 पार्ट में डिवाइडेशन हुआ, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जो आज आप देखते हैं। ठीक है, साहिवाल ज़िले पंजाब में एक स्थल प्राप्त हुआ जिसको कहते हैं हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त हुआ और जो क्षेत्रफल में और काफ़ी विकसित था, और वहाँ पर बड़े बड़े भवन प्राप्त हुए और एक सुनियोजित नगर सभ्यता प्राप्त हुई। ठीक है, फिर 1922 में एक और उत्खनन हुआ उसके पास में ही, और एक मोहनजोदड़ो नामक स्थान उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि ये 2 जुड़वा शहर इनको मान सकते हैं, यानी 2 बराबर के शहर इनको लगातार 2 सालों में प्राप्त हो चुके थे। और लेकिन इन 2 खोजों से क्या होता है, क्योंकि भारत की एक ऐसी छवि पेश की गई थी विश्व के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में बर्बर लोग रहते हैं, यानी बारबेरियंस रहते हैं, कबीले रहते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कि सिविलाइज्ड सोसाइटी यहाँ पर भारत में निवास नहीं करती है। इस तरीके का भ्रम पूरे विश्व में फैलाया जाता था भारत के बारे में कि वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते थे, इंग्लैंड वाले जो लोग थे यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, कि हम भारत को सिविलाइज सोसाइटी बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये 2 चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई भारत में, तो सारी दुनिया के सामने एक प्रमाण मिला कि यानी कि 3-4 साल, 1000 पुरानी जो कोई चीज़ प्रतीत हो रही है, यानी जब भारत 4000-5000 साल पहले इस प्रकार से एक विकसित कोई सभ्यता यहाँ पर भारत में हो सकती थी, तो भारत आज इतना पीछे तो नहीं हो सकता जिस प्रकार से भारत को दिखाया जा रहा है। यानी भारत का एक भारत की बहुत अच्छी छवि विश्व के परिप्रेक्ष्य में सामने आई। ठीक है, जिसको धूमिल करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इनके टाइम पीरियड में ये चीज़ें निकल रही हैं, यानी ये चीज़ें छुप तो सकती नहीं थी। एशियाटिक सोसाइटी थी वहाँ की, उसमें उसकी जो पत्रिका थी उसमें इसके पहले लेख जारी हो चुके थे, यानी भारत में जो खुदाई में, उत्खनन में जो चीज़ें प्राप्त हो रही थी उसके बारे में लोग पहले ही जान रहे थे। ठीक है, 1921 में जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के साथ में काम किया था यहाँ पर, जो हड़प्पा नामक स्थान प्राप्त हुआ, और मोहनजोदड़ो में थे राखलदास बनर्जी। ठीक है, इनके नेतृत्व में यहाँ पर काम हो रहा था। ठीक है, 1924 में क्या होता है, 1924 में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। जॉन मार्शल ने जो यहाँ से लेकर जाकर पुरातात्विक साक्ष्य सबमिट किए थे लेबोरेटरी में जांच के लिए, उनका जो काल निर्धारण होकर के आया वो मिस्र और जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी उनके समकालीन को काल प्राप्त हुआ, यानी कि लगभग 5000 साल पुरानी वो सभ्यताएं प्राप्त हुई। ठीक है, यानी दुनिया की आंखें फटी रह गई थी क्योंकि हर जगह पे ठीक है, अब हम इसको ब्रीफली एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इस सभ्यता के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई, या फिर इनकी हमें क्या क्या जानकारी हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, तो विश्व की सबसे समृद्ध नगरीय सभ्यता, सबसे समृद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो बसावट में एक तो ग्रिड पद्धति का यूज किया गया था, यानी जिसमें जो भी रास्ते थे, आज चंडीगढ़ का अगर आप गूगल मैप पर अगर आप जूम करके देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भारत है, भारत में आपको मैं दिखाता हूँ चंडीगढ़, नई दिल्ली, अम्बाला, चंडीगढ़। ठीक है, देखो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें पेन चलेगा नहीं अपना। ये जो मोहाली चंडीगढ़ ये दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसके जो सारे रोड हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर अप्रॉक्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि जाली सी बनी हुई है यहाँ पर, यानी कि सेक्टर्स में ये इनके बीच में ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं, इनके बीच में सेक्टर्स हैं, इसमें लोग रहते हैं, और ये जो लाइन से जो दिखाई दे रही हैं आपको एक दूसरे को काटती हुई, इस प्रकार से ये क्या है, ग्रिड है। ठीक है, यानी कि उस आधार पर बसाया गया एकमात्र सबसे शानदार जो शहर है अपने देश का, वो कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, जो ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया है। ठीक है, 1921 में पाकिस्तान में कौन सा स्थल खोजा गया, हड़प्पा नामक स्थल।
इसलिए इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा, क्योंकि सबसे पहला स्थल खोजा गया था। उस टाइम भारतीय जो पुरातत्व विभाग था उसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में काम हुआ, किसने किया? राय बहादुर साहनी ने किया 1921 में। राखलदास बनर्जी ने 1922 में जो खुदाई करवाई उसमें मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ। और जॉन मार्शल ने जो 1924 में जो रिपोर्ट यहाँ पर जो सबमिट करी थी उसका जो जांच होकर के आई, तो उसका जो काल निर्धारण किया 3250 से 2750 के बीच की इसके काल को माना गया, यानी कि 500 साल तक ये जो सभ्यता थी वो फली फूली। ठीक है, परंतु जो रेडियो कार्बन पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग से जो पता लगाते हैं काल निर्धारण का, वो होता है 2350 से 1750, यानी इनमें टाइम डिफरेंस तो है, परंतु ठीक है, जो ये तो हो गया साइंटिफिकली, और ये अलग चीज़ों जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे उनके आधार पर इसको खोजा गया। ठीक है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, परंतु इनके अलावा और भी विद्वान हैं जिन्होंने, जैसे अर्नेस्ट मैके है, अर्नेस्ट मैके ने 3800 से 2500 ईसा पूर्व का बताया, यानी 1300 साल तक ये बस इस सभ्यता का काल बताया। माधव स्वरूप बत्स विद्वान हुए, 3500 से 2700 तक माना है। सीजे गैड ने 2300 से 1750 तक माना है। मार्टिमर व्हीलर जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हड़प्पा सभ्यता में, 2500 से 1500 ईसा पूर्व का माना है। फेयर सर्विस ने इसको 2000 से 1500 माना है। रेडियो कार्बन में बताया 2350 से 1750, और डीपी अग्रवाल का काल है 2300 से 1700 ईसा पूर्व। यानी कि भारत में, यानी चावल इसमें से काल कोई सा भी हो सकता है, इसमें 200-400 साल ऊपर नीचे भी हो सकता है, परंतु एक चीज़ जो जानने की है, जो याद रखने लायक, जो गर्व करने लायक जो चीज़ है वो ये है कि 4500-5000 साल पे जो हमारे देश में एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि वो हमारे पूर्वज थे। जब हमारे पूर्वज इतनी अच्छी सुनियोजित एक नगरीय व्यवस्था बना सकते हैं, तो हम तो आज 5000 साल आगे उनसे पहुंच चुके हैं। उसमें हम ब्रिटिश काल भी झेल चुके हैं, वहाँ पर मुगल आए, यानी कई प्रकार की हमने यहाँ पर संस्कृति हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उन सब के मिश्रण से आज हम चीज़ों को देखते हैं, और हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं ये हमें आकलन करना चाहिए। इसका जो ज्योग्राफी थी वो क्या था, कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर में जम्मू कश्मीर में फैला हुआ था, यानी मांडा नामक स्थान पड़ता है जम्मू कश्मीर में, मांडा तक उधर फैला हुआ था। ठीक है, और दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक। नर्मदा का मुहाना कहाँ पर है? ये जो अपना पश्चिमी घाट है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पूर्वी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दो घाट होते हैं। तो पश्चिमी घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गोवा के इस साइड में लगा हुआ, कर्नाटक नीचे तमिलनाडु तक। ठीक है, हाँ, केरल तक। तो नर्मदा का मुहाना महाराष्ट्र में है, तो गुजरात में है, उसके पास में एक स्थल पर पड़ता है दायमाबाद। ठीक है, वहाँ तक था। पश्चिम में बलूचिस्तान का मकरान तट है, यानी कि जो अरब सागर है, अरब सागर पर एक तट पड़ता है मकरान तट बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, वो वहाँ तक फैला हुआ। पूर्व में मेरठ तक, मेरठ पे नदी पड़ती है हिंडन नदी, तो हिंडन नदी तक इधर इसका विस्तार था, यानी कि बहुत बड़ी उसमें एरिया में ये विकसित थी। अप्रॉक्स 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इसका फैलाव था। ठीक है, ये इसका मैप के माध्यम से देख लीजिए एक बार, मैप के माध्यम से, यानी कि ऊपर मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, रोपड़े पंजाब में है, लुधियाना के पास, आलमगीरपुर कहाँ पर है? इधर यूपी में, राखीगढ़ी। ये साइट्स हैं, जो साइट्स का भी मैंने इसमें बता रखा है, क्योंकि सारी साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, बड़ी बड़ी साइट्स हैं, इन जहाँ पर खुदाई में चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये भी बहुत बड़ा स्थल है। तो आलमगीरपुर ये बरेली मेरठ तक का ही क्षेत्र हो गया। इधर एक कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पर है? साहिवाल ज़िले में। भावलपुर के पास में मोहनजोदड़ो पड़ता है। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। चनूदड़ो ये कराची के पास में है। ठीक है, सुरकोतड़ा ये पड़ता है अपने गुजरात में, यानी कि जो सर क्रीक वाला जो स्थान है उसके पास में, यानी कि दलदल नुमा जो स्थान है उसके पास में सुरकोटा पड़ता है। फिर पड़ता है अपना लोथल जहाँ से सबसे बड़ा गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, यानी कि डॉकयार्ड, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर लगते हैं और उनमें माल उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है, यानी व्यापारिक दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया जाता था। रोहता ये भी गुजरात में है, रनपुर ये गुजरात में है, और दायमाबाद महाराष्ट्र में। ये स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका विस्तार था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अपने इसको देख करके, या फिर अपनी किसी बुक को देख करके एक बार अपने मैप पर इसको ड्रॉ करके देखें, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला हम स्थल जो पढ़ेंगे वो है हड़प्पा। कहाँ पर मिला? इसको मोंटगोमरी जिला भी काफ़ी किताबों में बताया गया है, परंतु आज जो किताबें प्रकाशित हो रही हैं उन सब में साहिवाल जिला है। हो सकता है ये वहाँ पर जिला चेंज हो गया हो।
जैसे अपने यहाँ राजस्थान में भी बने ना, पहले 33 ज़िले थे, अब ज़िले 50 हो गए, हो सकता है 60 हो जाए। आर.वी. साहनी, मार्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा उत्खनन किया गया। 1921 में किस नदी के किनारे पड़ता है? रावी नदी के किनारे। एक महत्वपूर्ण बात, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे एरिया में सिर्फ एक नदी नहीं है, इस एरिया में इधर से झेलम भी निकलती है, रावी भी निकलती है, चिनाब भी निकलती है, ब्यास भी है, सतलुज भी है और सिंधु नदी भी निकलती है। यानी कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी सहायक नदियां हैं, उन सब के बीच उनके सबका जो क्षेत्र में जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें प्राप्त क्या क्या चीज़ होती हैं? प्राप्त होता है अन्नागार, यानी कि यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुए, यानी कि जहाँ पर अन्न को रखा जाता था। ठीक है, कांसे की गाड़ी प्राप्त होती है, यानी कि तांबा और कांसा क्या होता है? एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु किस किस से बनती है? कॉपर प्लस Sn यानी टिन। ठीक है, कॉपर और इसको मिला करके मिश्र धातु बनती है। कौन सी? कांसा। पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति प्राप्त होती है। गरुड़ चित्रित मुद्रा है। मछुआरे का चित्र है। एक कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ। कांसे का दर्पण ऐसा नहीं कि कांसे पर शीशा लगा दिया गया हो, यानी कि कांसे को इस घिसाई करके इसको इतना चिकना बनाया गया, उसको ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा बना दिया गया जिसमें आप अपनी शकल तक देख सकते हैं। ठीक है, कोई वहाँ पर कब्रगाह मिली है, यानी कि कोई ताबूत मिला है जिसमें कांसे से बने दर्पण प्राप्त हुए हैं। सोने की कंगन है और सोने के मनकों वाला हार है। यानी ऐसा हो सकता है कि जब किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जब उसको दफन किया जाता हो, दफनाया जाता हो, तो उसके साथ में उसकी जो फेवरेट चीज़ें कोई होती हों, जैसे कांसे का कोई शीशा अपने पास में रखता हो, यानी कोई हो सकता है कोई फैशन वाला आदमी जो अपने बाल थोड़े अच्छे रखता हो, बार बार चेहरा देखता हो, तो उसके साथ में कांसे का दर्पण रख दिया, सोने की कंगन रख दी, सोने के मनकों वाला हार रख दिया। लेकिन ये कोई अभी साक्ष्य ऐसे इस प्रकार का नहीं है कि सोने की कंगन और हार कोई स्त्री पहन रही है या फिर पुरुष ही पहन रहा है। ठीक है, ऋग्वेद के 6ठे मंडल में जो हड़प्पा नामक स्थल है, इसको हरियूप्या नाम से बताया गया है। यानी कि ये स्थल झूठा तो नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद इसके बाद की सभ्यता मानी जाती है। जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो सिंधु घाटी के बाद की है। ठीक है, तो उसमें हड़प्पा नामक जो स्थान है उसको हरियूप्या बताया गया है। ठीक है, सबको ताबूत में रखकर दफनाया जाता था, जिस प्रकार से मिस्र में दफनाया जाता तो उसी प्रकार पर यहाँ पे ये सभ्यता थी, यानी उनके समकालीन थे ये लोग भी। ठीक है, यहाँ पर ऊपरी और निचले दो नगर जो थे यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होते थे। एक तो हो गया अपर सिटी, एक हो गया लोअर सिटी। ठीक है, डाउनटाउन नाम सुना होगा आपने काफ़ी बार। अगर आप जब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बारे में कोई न्यूज़ सुनते हैं तो वो कहते हैं डाउनटाउन में आज पत्थरबाजी हुई या फिर से कुछ हुआ, इस टर्म से इसको याद रख सकते हैं। डाउनटाउन यानी यहाँ पर जो सामान्य लोग रहते हों, और अपर टाउन कौन सा हो गया? जहाँ पर कोई महल बने हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर राजा और व्यापारी वर्ग बड़े लोग रह रहे हैं। ठीक है, पक्की मिट्टी की जो इस तरह की मूर्तिकाएँ हैं वहाँ पर प्राप्त हुई हैं। एक मूर्ति में योनि से पौधा निकलता हुआ बताया गया है, जिसकी पूजा होती थी और उसको पृथ्वी देवी के रूप में पूजा जाता था। पृथ्वी देवी। ठीक है, यानी उसकी योनि से एक वृक्ष की उत्पत्ति यानी पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको पृथ्वी देवी के रूप में वो लोग पूजते थे। ठीक है, ये जो मनकों वाला हार हो गया, ये कांसे की मूर्ति हो गई। इस प्रकार से ये चीज़ें वहाँ पर ली। ये पुजारी की मूर्ति है, और ये एक लिंगी और यहाँ के जो पशुपति हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ से जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त यहाँ से हुई हैं। मोहनजोदड़ो दूसरा स्थान मिलता है। ये इसको कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समाधान है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर नरकंकाल मिले हैं। ये कहाँ पर है? लरकाना ज़िले में पड़ता है। कौन सा ये बहावलपुर के पास पड़ता है, सिंध प्रांत में। बहावलपुर के पास में लरकाना नामक स्थान है। राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने 1922 में इसकी खोज करी। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी जो चीज़ प्राप्त होती है वो है विशाल स्नानागार। स्नानागार मीन्स होता है बाथरूम या फिर एक तरीके से स्विमिंग पूल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में मान सकते हैं कि अगर कोई वहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम होते होंगे, हो सकता है वहाँ पर सामूहिक स्नान भी होता होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। महाविद्यालय कांसे से निर्मित
एक नग्न मूर्ति मिली है जो भी आपको बताई मैंने, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है, एक सरंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिलती हैं। यानी कि आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें एक लिंगी पशु दिखाया गया है, यानी उसके सिर पर एक सींग टाइप होता था, यानी वो हो सकता है गैंडा भी हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक सरंगी पशु बताया गया, यानी एक सींग वाला। ठीक है, चांदी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, कपड़े के अवशेष भी हैं, मिट्टी के तराजू हैं, यानी कि वो लोग माप तोल के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते थे। ठीक है, और मिट्टी के तराजू यूज करते थे। सिलबट्टा यानी जिस पर पीस करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, हो सकता है कुछ औषधि बनाई जाती हों या फिर खाने से रिलेटेड कोई चीज़ें बनाई जाती हों। बालों में लगाने वाली पिन, कांसे के दर्पण, हाथी दांत की कंघी, ईंट से निर्मित खेलबोर्ड, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं है जो कि आज चीज़ें उपलब्ध होती हैं और वो चीज़ तब नहीं होती। बालों में लगाने वाली हेयर पेन वहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, खेलबोर्ड यानी हो सकता है कुछ लूडो टाइप ये लोग खेलते हों, चौसर खेलते हों। हाथी दांत की कंघी आज प्लास्टिक के अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई एल्युमिनियम का होता हो, और हाथी दांत की ये लोग कंघी यूज कर रहे थे, यानी उस टाइम पे जो चीज़ें अवेलेबल थी उनसे बनी हुई चीज़ें ये लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी जो इजीली अवेलेबल होती थी। कांसे का दर्पण यूज़ कर रहे हैं, आज हमारे गिलास के दर्पण होते हैं। ठीक है, ये लोग कर रहे हैं कांसे का। जो विशाल स्नानागार जो अभी हमने बात करी वो 12 मीटर लंबा, यानी कि इसको हम 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो 12 से 36 फीट लंबा हो गया और 21 मीटर चौड़ा हो गया और 2.5 मीटर एक गहरा हो गया। ठीक है, ये स्थल प्राप्त हुआ है। एक सामूहिक, इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, इधर से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यानी कि सामूहिक अगर कोई वहाँ पर अनुष्ठान होता होगा उस टाइम पे इसको यूज करते होंगे वहाँ के सारे लोग। ठीक है, क्योंकि हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े स्नानागार मिलते हैं, वहाँ पर कुंड में लोग नहाते हैं, धार्मिक रूप से अनुष्ठान करते हैं। ये दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है, ये नग्न कांसे की मूर्ति है, जो पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक सरंगी की मूर्ति है जिसके सिर पर ये सींग दिखाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सीप का पैमाना प्राप्त हुआ। सीप का पैमाना किस काम आ रहा था, यानी किस चीज़ की माप तोल करने के लिए प्राप्त हो रहा था। 21 मानव कंकाल मिले हैं, इसलिए इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है या फिर मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मानव कंकालों के साथ में उनकी कुछ फेवरेट चीज़ें रखी जाती है, जैसे कोई दर्पण मिलता है कहीं पर, हाँ ठीक है, कहीं पर कुछ कंघी मिलती है वगैरह। और नेक्स्ट स्थल आता है अपना चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर, यानी सिंधु नदी जब अरब सागर की ओर जा रही है तो कराची से पहले यह स्थल पड़ता है। 1931 में इसकी खोज हुई, अर्नेस्ट मैके और NC मजूमदार द्वारा इसका उत्खनन 1943 में किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, सील मन का प्राप्त हुआ है, खिलौना है, बर्तन बनाने के लिए ये स्थल प्रसिद्ध था। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई या फिर ये क्यों फेमस था, ये मन का बनाने के लिए, मन का यानी मोती, ठीक है, खिलौना और बर्तन बनाने के लिए स्थल प्रसिद्ध था। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है। कांसे की गाड़ी प्राप्त हुई है। कांसा तो यानी हर जगह से प्राप्त हो रहा है, हमने अभी तक 2 स्थल पढ़े हैं, तीसरा स्थल है और हर जगह हमें कांसे के वो मिल रहे हैं। बकराकार ईंटें मिल रही हैं, मछलियों के अंकल वाली मुद्रा मिल रही हैं, यानी कि उस टाइम पर जो मुद्रा बनाई जाती थी, ठीक है, वो छापे वाली मुद्राएं बनाई जाती, यानी किसी डाई बना करके उसके ऊपर छापा दिया जाता था। ठीक है, पक्की मिट्टी की पाइप वाली नालियाँ हैं, यानी कि जो घरों से पानी की जो निकासी की व्यवस्था थी वो पक्की ईंटों को पका करके, यानी मिट्टी की ईंट बनाकर उनको पका करके तब ये चीज़ें बनाई जाती थी। लिपस्टिक का प्रमाण भी वहाँ से प्राप्त होता है। घरों के अंदर आंगन है, स्नान गृह हैं, कमरे हैं, शौचालय हैं, यानी कि आप एक चीज़ सोचिए, 5000 साल पहले घरों के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि हमने अभी देखा कम से कम हमारे घरों में 30-35 साल पहले का अगर हम पीछे वाले लोगों से अगर हम बात करें, उनके घरों में भी स्नान गृह शौचालय प्राप्त नहीं होते थे। मोदी जी ने अपना स्वच्छ भारत के तहत प्रत्येक घर को शौचालय बनाने के वो दिए। ठीक है, जब जाकर के हमारे पूरा भारत अभी भी खुले में शौच मुक्त नहीं हो पाया है, और 5000 साल पहले अगर ये चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अपने पूर्वजों की बराबरी भी आज तक नहीं कर पाए। ठीक है, एक नगर ये प्राप्त हुआ है इधर से, ये स्केल्स हैं, एक ये मूर्ति बनाई गई है वहाँ से। लोथल आते हैं नेक्स्ट, गुजरात। ये कहाँ पर पड़ता है, अहमदाबाद ज़िले में केम्बे की खाड़ी के, यानी खंबाती खाड़ी के निकट पड़ता है। खुदाई का हुई उसकी 1955 से 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन में। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्राप्त जो चीज़ हुई है वो है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा किसको कहते हैं, डॉकयार्ड।
डॉकयार्ड आपने मूवीज़ में देखे होंगे, बड़े बड़े कंटेनर रखे रहते हैं, और जहाँ पर बॉलीवुड की मूवीज़ में जहाँ पर फाइट करते हैं एक्टर्स, ठीक है, तो जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर कहाँ रखे रहते हैं, डॉकयार्ड पर। उन कंटेनरों को जहाज़ों में लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है, उनसे माल सप्लाई अलग अलग देशों के साथ में होती है। यानी कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था, लोथल, ठीक है। ये यहाँ पर भोगवा नदी से ये जुड़ा हुआ था, यानी नदी कहाँ पर जाके मिल जाएगी, समुद्र में, ठीक है। तो हो सकता है बड़े अगर कोई जहाज़ यूज होते हों तो वो समुद्र तक जाते होंगे, और समुद्र के द्वारा अन्य देशों के साथ में व्यापार होता होगा, ठीक है। लोथल से मम्मी के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, जो कि मिस्र के साथ संबंध होने का दावा करते हैं। यानी मम्मी कहाँ पर होती हैं, मिस्र में। मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं, उनके नीचे मम्मीज़ के साक्ष्य मिलते हैं, मम्मीज़ दबी हुई हैं, ठीक है। और भारत में भी अगर किसी स्थान पर ये चीज़ प्राप्त हो रही है, यानी कि ये बताते हैं कि हमारी ये जो सभ्यता है उनके समकालीन है। ये यहाँ का गोदीवाड़ा है, यहाँ पर आके जैसे कोई जहाज़ लग गया, उसको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए साइड में स्पेस होता था, ठीक है। ये हाथी दांत प्राप्त हुए, इन हाथी दांतों से ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर बन रही हैं, यानी कि कंघी वगैरह। युगल समाधान, युगल समाधान मीन्स कि जैसे सती प्रथा का युगल समाधान के वो मिल रहे हैं वहाँ पर, यानी कि दो लोगों का एक साथ समाधान होता था। पशु बलि की प्रथा से वो लोग प्रचलित थे। सोने का हार प्राप्त हुआ है यहाँ सर, सेल खड़ी के मोहरें मिलती हैं, सीप, तांबे की चूड़ियाँ हैं, मिट्टी के जार हैं, हाथी दांत का पैमाना है, यानी स्केल, यानी कोई माप तोल करने के लिए हाथी दांत का पैमाना बनाया गया है, और कुत्ते की तांबे की मूर्ति प्राप्त हो रही है। यानी कि ये लोग थोड़े और विकसित हो गए। हो सकता है ये जैसे वहाँ पर 2500 ईसा पूर्व वाली जो शहर हों, और ये हो सकता है ये 1700 या 1800 के समथिंग का ये शहर हो, यानी कि उनसे थोड़ा सा ये लोग एडवांस हो गए। यहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ें यूज हो रही हैं, वो तांबे की चीज़ें यूज हो रही हैं, कांसे की नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट आता है अपना कालीबंगा, राजस्थान। कहाँ पर स्थित है, ये गंगानगर ज़िले में है, हनुमानगढ़ गंगानगर के पास में, और घग्गर जो नदी है उसके बाएं तट पर ये स्थित है, ठीक है। बीवी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में 1960 में इसका उत्खनन हुआ। कालीबंगा को सोती संस्कृति भी कहा गया। कालीबंगा को सोती संस्कृति इसलिए कहा गया क्योंकि उसके समकालीन व्यवस्था यहाँ संस्कृति चल रही थी, और सोती संस्कृति को भारत की सबसे पुरानी ग्रामीण संस्कृति भी कहा गया है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड या फिर उतने ज़्यादा नगरीय सभ्यता से संबंधित नहीं थे जितने की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पर फसल होती थी 2-3 प्रकार की, उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3 प्रकार की समाधान विधियाँ हैं, आयताकार गर्त समाधान, वृत्ताकार और विस्तृत समाधान। विस्तृत में यानी कि कई लोग एक साथ उनका समाधान किया जाता था, ठीक है। कालीबंगा में दुर्ग और बस्ती दोनों अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं, यानी कि जो महल वाला एरिया है जहाँ पर पैलेसेस बने हुए हैं उसके लिए अलग सिक्योरिटी वॉल है, और जो बस्ती है, जो आम लोग सामान्य लोग जहाँ पर रहते हैं उसकी अलग से सिक्योरिटी वॉल है। कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान की दृष्टि से कालीबंगा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सबसे पहला स्थल था जो उस टाइम पर ये मिला। नेक्स्ट आता है रोपड़, पंजाब, जिसको आज रूपनगर भी कहते हैं, ठीक है। मैं आधुनिक नाम भी बता देता हूँ, जिन जिन चीज़ों के मुझे पता है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको भी बताता हुआ चलता हूँ। रूपनगर पंजाब, ठीक है, पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के बाएं तट पर पड़ता है, बिल्कुल ठीक। 1950 में इसकी खोज किसने करी, बीबी लाल ने करी। बीबी लाल ने कौन से स्थान की करी है, हनुमानगढ़ वाले इसकी कालीबंगा की भी करी है, और बी के थापड़ और बीबी लाल ने। 1933 से 35 के बीच में जगदत्त शर्मा के निर्देशन में भी खुदाई यहाँ पर हुआ है, और एक कब्र में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि कोई जो उसका पालतू हो सकता है, यानी पेट हो सकता है, उसको भी उसके साथ में दफना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्थल आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ ज़िले में, ठीक है। 1967 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की। 1990 में आर एस बिष्ट द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया। तो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है त्रिस्तरीय दुर्ग संरचना, यानी और जगह तो मिल रही है डबल, यानी कि एक अपर सिटी है, एक लोअर सिटी यहाँ पर मिल रही है 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार का डिवीज़न किस प्रकार से हो सकता है, एक तो राजाओं वाली, एक व्यापारी वर्ग की, एक सामान्य, यानी 3 प्रकार के इसी प्रकार डिवीज़न हो सकता है। और यहाँ से स्टेडियम के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि स्टेडियम यहाँ पर मिला है, यानी कि जो मनोरंजन के खेल हैं, सामूहिक जो मनोरंजन के खेल होते होंगे, ठीक है, यानी जैसे कुश्ती है या घुड़दौड़ है या फिर ऐसी कोई भी कुछ कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होते होंगे, वो सारे
उनको बैठने की व्यवस्था वहाँ पर थी स्टेडियम में। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पशु की छोटी कांस्याकृति है और नेवले की पत्थर की मूर्ति है। जो मैंने अभी ऊपर ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली जो मूर्ति है नेवले की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये स्टेडियम के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट आता है रंगपुर, अहमदाबाद में मदार नदी के किनारे पर स्थित है। MS वत्सवा द्वारा 1931 में खोजा गया और रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 में रंगपुर की खुदाई की गई। ठीक है, नेक्स्ट स्थल पड़ता है आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है? मेरठ में, हिंडन नदी के पास में। भारत सेवक संस्था द्वारा इसका खोज में योगदान रहा। कपास की खेती के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? आलमगीरपुर। कहाँ से? मेरठ जिले से। बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारियाँ भी मिली हैं, यानी इस प्रकार के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं जिन पर चित्रकारी की गई थी। यानी ब्लू पॉटरी टाइप का कुछ था यहाँ पर, ब्लू और रेड यानी लाल कलर के मृदवाण्य और काले कलर के मृदवाण्य, उन पर चित्रकारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्थल आता है सुरकोटड़ा, जो कच्छ में स्थित है। 1964 में जगपति जोशी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से चाक निर्मित थाली, यानी कि कुम्हारों ने एक थाली बनाई जो कि चाक से बनाई गई थी। हो सकता है उसको मिट्टी से पका करके मजबूत किया गया होगा और इसके इस्तेमाल के योग्य बनाया गया। वो जार यानी कि जग, ठीक है, जग या मग, और मिट्टी से निर्मित शिवलिंग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। यानी कि यहाँ पर कुम्हारों ने, जो आज जो कुम्हार होते हैं, उन्होंने चाक से इन चीज़ों का निर्माण किया था। सुतकांगेडोर, ये कहाँ पर है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, जो ईरान की जो सीमा लगती है वहाँ मकरान तट है और दस्क नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी खोज 1927 में करी गई। किसने? ऑरेल स्टाइन ने करी। और इसका जो उत्खनन हुआ 1962 में जॉर्ज डेल्स की निर्देशन में किया गया। प्राकृतिक चट्टान पर होने के कारण किसी प्रकार की मोहरें यहाँ पर नहीं मिली हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हमने कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल यहाँ के थे वो हमने पढ़ लिए। अब इसकी जो नगर नियोजन संरचना वो कैसी थी? यानी कि इसकी प्रमुख जो संरचना थी नगर योजन प्रणाली थी। यानी कि एक ग्रामीण सभ्यता ना होकर के एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो दुर्ग मिलते हैं जो शासक वर्ग के लोगों के रहने के प्रतीत होते हैं ग्रिड पद्धति पर। यानी कि इस प्रकार से जालनुमा ये शहर बसे हुए थे, यानी 90 डिग्री पर इनकी सड़कें एक दूसरे को काटती थी और जल निकासी के लिए यहाँ पर एक समुचित नालियाँ बनाई गई थी जिनको ढकने के लिए भी पत्थर बनाए गए थे। ठीक है, भवनों के दरवाजे थे वो कहाँ पर? मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। यानी कि जैसे कोई रोड है, इधर ये मकान है, तो ये इनका जो मुंह है वो रोड की तरफ ना होकर, जैसे आज हम बना देते हैं ना, एक रोड है उसके दोनों आमने सामने मकान होते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह खुलते हैं उनके, ऐसा कुछ नहीं था। इस सेक्टर्स बने होते थे। जैसे ये रोड है, इसके अंदर जाकर के सेक्टर बने हुए हैं। सेक्टर में छोटे छोटे रोड होते हैं और उनमें घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलती हैं और इन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता इधर से होता है। यानी चंडीगढ़ अगर आप शहर कभी देखें तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी क्योंकि किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्थाएँ हुआ करती थी। ठीक है, दरवाजे और खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलते थे और 2 मंजिले भवन भी वहाँ से प्राप्त हुए। यानी कि वहाँ के काफ़ी धनी लोग हुआ करते थे। ये पूरा शहर यहाँ से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है क्योंकि कालांतर में यानी काफ़ी प्रकार की सूखा, भूकंप, बरसात, बाढ़ ये चीज़ें झेली होंगी, उसके बाद भी ये अवशेष अब हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, ये कुएं का अवशेष मिलता है, ये नाली का अवशेष मिलता है, यानी घरों में कुएं भी होते थे। जल की जो विकास प्रणाली थी वो भी बहुत ज़्यादा अद्भुत थी। यानी कि किसी बड़े स्थल पर जाकर नालियाँ खुलती थी या फिर किसी नदी नाले में जाकर के मिल जाती थी। यानी कि नाली व्यवस्था हर नगर में देखने को मिलती है। 6 बड़े अन्नागार मिले हैं जिनकी लंबाई 15.23 मीटर लंबे और 6.9 मीटर चौड़े थे। अन्नागारों का क्या होता था? यानी कि क्योंकि जैसे कभी बाढ़ आती थी या फिर कभी आक्रमण होते थे तो इनमें अन्न को भर के रख दिया जाता था और इनके ऊपर एक कुछ संरचना का निर्माण कर दिया जाता था या झोंपड़ी टाइप या फिर कुछ भवन कुछ बना दिए जाते थे जिससे कि ये सुरक्षित रहे। और उस टाइम पीरियड पे हो सकता है, देखो मैं इसमें करेक्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद की बात हम करते हैं राजा महाराजाओं के अपने सल्तनत काल में, ऐतिहासिक काल में, तो अफीम और इस प्रकार 1-2 कुछ ऐसी मादक चीज़ें होती हैं जिनको गेहूं में या फिर अन्न में रख दिया जाता था जिससे कि उनके अंदर कीड़े नहीं पड़ते थे। जैसे आज हम यूज करते हैं किसका? हाँ, सेल्फास का, और एक कई ऐसे कीटनाशक आते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं जो कि गेहूं के साथ में या फिर अन्न के साथ में रख दिए जाते हैं जिससे उसमें कीड़े नहीं आते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े अन्नागार भी मिलते थे, यानी कि कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई भारी आक्रमण हो जाए या फिर कुछ अन्य विकट परिस्थिति आ जाए, अकाल पड़ जाए, तो उस टाइम पे ये जो कोष हुआ करता था, इससे जनता को, प्रजा को खिलाया जा सकता था। कालीबंगा में घरों में कुएँ मिले हैं, घर के बाहर मोरियाँ बनी हुई है, ईंट और पत्थर की तख्तियों से ढकी हुई रहती हैं, यानी कि गंदगी ज़्यादा उनमें नहीं भरे, बाहर का कचरा नहीं जाए, इसलिए उनको ईंट और पत्थर की तख्तियों से ढक दिया जाता था। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो का 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान यहाँ पर होता हुआ है। मैंने आपको बताया कि हम जब किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई कुंड, यहाँ पर स्नानागार होते हैं, जहाँ पर सब सामूहिक स्नान करते हैं। जॉन मार्शल ने इसको विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया है। आश्चर्यजनक निर्माण तो पूरी दुनिया ने बताया, जॉन मार्शल को इसका श्रेय जाता है सबसे पहले कि भारतीय पुरातत्व विभाग का वो महानिदेशक था, उसके अंडर में इनका उत्खनन हुआ और एक विशाल सभ्यता हमें प्राप्त हुई। नहीं तो हम कभी भी ये नहीं जान पाते कि हमारी जो पूर्वज थे, जो 5000 साल पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो कितने विकसित थे। कृषि के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूँ और जौ को काट लेते थे, क्योंकि बाढ़ से पहले ये लोग काट लेते, यानी कि जून, जुलाई, मई में के महीने में जो बाढ़ आती थी सिंधु नदी में, ठीक है, सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, तो पूरे इनका बहुत जल बहाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो बाढ़ के आने से पहले ये लोग अपना फसल को इसमें अप्रैल के महीने में काट लेते थे। जब बाढ़ का पानी उतर जाता था सितंबर अक्टूबर तक, तो नवंबर में ये लोग वापस बीज बो देते थे, यानी उपजाऊ जमीन पर बीज बोने के बाद में अच्छी फसल प्राप्त करते थे। कालीबंगा, जिसको सोती संस्कृति भी कहा गया है, इसमें हलरेख प्राप्त हुए हैं, यानी खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कर रहे हैं, गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों भी उगा रहे हैं। ठीक है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ है। कहाँ पर, गुजरात में। यूनान के लोग इसे सेंडन भी कहते थे। ठीक है। इसको कभी वो सा को हा से हिंदुस्तान, इस प्रकार की थ्योरी यहाँ से प्राप्त हुई। यूनान के लोग इसे सिंडन कह रहे हैं। चावल का उत्पादन कहाँ से हुआ है, लोथल से और रंगपुर से। लोथल और सौराष्ट्र में बाजरे का भी प्राप्त हुआ है, यानी लोथल गुजरात में, सौराष्ट्र भी गुजरात का एरिया पड़ता है, वहाँ से बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बाजरा फिर धीरे धीरे राजस्थान में प्रचलित हुआ है। हरियाणाबाद फतेहाबाद जिला है, वहाँ पर बनावली से, मिट्टी से बना हुआ खिलौना मिला है इस प्रकार का। ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर ये पालते थे। कुंवड़ वाला सांड, गधे और ऊँट भी ये लोग पालते थे। कुंवड़ वाला सांड मतलब खेती में जो बैल यूज होते हैं, तो हल वगैरह चलाने के लिए कुंवड़ वाले सांड का उपयोग किया जाता हो। गधे को मालवाहक के रूप में यूज किया जाता हुआ और ऊँट को रेगिस्तान वाले इलाकों में यूज किया जाता हुआ। उस टाइम पे अच्छी खासी बारिश होती थी इस क्षेत्र पर। धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की मात्रा कम होती गई, उपजाऊ जो ज़मीन थी वो ख़त्म होती गई, बंजर होती गई, और यहाँ से पलायन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। जो यहाँ के ज़्यादातर विद्वानों ने जो बताया है कि यहाँ से पलायन होने का रीज़न क्या था, वो यही था। कुत्ता, बिल्ली और दोनों के पैरों के निशान है। एक जो साक्ष्य मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। भारतीय गैंडे का एकमात्र प्रमाण मिला है। जो एक सिंगी जो पशु दिखाया गया है, इसमें हो सकता है वो भारतीय गैंडा हो। ठीक है। सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष हैं। घोड़े कहाँ से लाए जाते थे, अरब से घोड़े लाए जाते होंगे। ठीक है। शिल्प और तकनीकी जो ज्ञान है, वो हड़प्पा के लोग कहाँ से निर्माण का प्रयोग कर रहे हैं, हड़प्पा के लोग कहाँ से निर्माण कर रहे हैं। तांबा कहाँ से आ रहा है, खेतड़ी की खानों से। खेतड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू में। झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। झुंझुनू से खेतड़ी की बहुत बड़ी खान है, वहाँ से ये तांबा उस टाइम से निकाला जा रहा था। टिन कहाँ से निकाला जा रहा है, अफगानिस्तान से। यानी तांबा और टिन, कॉपर प्लस SN, इन दोनों को मिला करके कांसा बनाया जा रहा है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले, यानी कपास का उत्पादन हो रहा है तो उनसे सूती कपड़े बनाए जा रहे हैं। कताई के लिए तकलियों का यूज किया जा रहा है, और नाप बनाने का काम भी हड़प्पाई लोग करते थे। जब इनके यहाँ पर डॉकयार्ड मिले हैं तो नाव का भी इस्तेमाल होता ही होगी, क्योंकि सिंधु नदी या फिर 6 नदियाँ पड़ रही हैं, इनको कभी क्रॉस भी करना होता है, एक नगर से दूसरे नगर भी जाना होता है एक नदी को क्रॉस करके, तो नाव का इस्तेमाल ये लोग करते होंगे। और बड़े हो सकता है बड़े जहाज का भी इस्तेमाल करते हों। सोना चांदी कहाँ से मिल रहा है, अफगानिस्तान से। रत्न दक्षिण भारत से प्राप्त हो रहे हैं। और कुम्हार के चाक का प्रचलन है। कुम्हार के चाक से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उन्होंने, थाली बनाई है, जार बनाया है, और एक शिवलिंग को भी बनाया गया है।
व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? पत्थर, धातु और हड्डी का व्यापार करते थे। ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो में मिट्टी और कांसे की पहिए वाली खिलौने की गाड़ी मिली है। अगर किसी खिलौने को बनाया गया है, जैसे आज रोड के किनारे पे छोटे छोटे गाड़ियों रूपी खिलौने मिलते हैं, कोई जेसीबी टाइप का खिलौना मिलता है, तो क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारे पास में बड़े रूप में ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनको छोटे छोटे रूप बना करके खिलौने के रूप में इनको बेचा जाता है, टॉयज़ बना दिए जाते हैं। जब कांसे की और मिट्टी की जब पहिए वाली गाड़ी बनाई जा रही है, यानी कि वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी चलती होंगी, क्योंकि जब पत्थर युग में जो हमारा प्रस्तर युग था, उस टाइम पे ही पहिए का आविष्कार हो चुका था। और इनके टाइम पे एक कुबड़ वाला सांड भी बताया गया है, जो कि खेती में यूज़ हो रखा होगा, जो हल खींचने के काम आता होगा। जब वो सांड यूज़ हो रहा है तो और उसके पीछे 2 पहिए लगाकर कोई ट्रॉली नुमा कुछ बना देगा वो लकड़ी का, तो उससे वो माल वगैरह ढोते होंगे। तो मिट्टी और कांसे की जो खिलौने प्राप्त होते हैं, उससे ये हमें प्रूव हो जाता है कि वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी प्रचलित थी, ठीक है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया मिला है। बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। पोत निर्माण में नावों द्वारा समुद्री निर्माण हो रहा है, समुद्री व्यापार हो रहा है। पोत यानी कि बड़े जहाज। मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलहुआ के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं उसमें भी इनके साथ में व्यापारिक संबंध होने की चर्चा है। यानी कि ये हमारा भारत है, ये भारत है। और भारत का इस तरीके से, जो इधर भी पर्सिया हो गया, मध्य भारत, इधर की तरफ यूरोप, इधर अरब, इजिप्ट, यानी कि जो पानी के माध्यम से जो इसके जो तट है, तट के माध्यम से जो व्यापार हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लिपि में क्या क्या आता है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में सबसे पहले इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया। उसने कहा कि ये ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। उसने कोशिश करी, वो आज तक इसको नहीं पढ़ पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद पढ़ने का जो प्रयास किया गया 1925 में किया गया। एल ए बैडल ने पत्थर की मोहरें और अन्य वस्तुओं पर लेखन के 4000 नमूने हैं। भाव चित्रात्मक भी मिलते हैं और लिपि भी मिलती है, यानी कि चित्रात्मक भी हैं और शब्द रूपी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं वहाँ से। 250 से 400 जो हैं वो भाव चित्रात्मक अक्षर हैं। इनको आज तक नहीं पढ़ा गया है, लेकिन इतना पता लगा है उर्दू की तरह ये दाएँ से बाईं ओर लिखे जाते थे, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे शक्तिशाली राजा नहीं होते थे जो लड़ाई झगड़ा करते हों शायद, या फिर किसी भी युद्ध करते हों। एक बनिया जो व्यापारी वर्ग होता है, वणिक वर्ग होता है, उनके द्वारा यहाँ का शासन चलता था। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, जिस प्रकार से एक स्त्री की योनि में से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया, यानी पृथ्वी देवी की जहाँ पर पूजा हो रही है, तो वो एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ना होकर के एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करती है। समान अनेक वर्ग थे, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और श्रमिकों में ये जो वहाँ का जो सोशल जो सिस्टम था वो इन लोगों में बटा हुआ था, ठीक है। युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे। आभूषणों का प्रयोग महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए पासे का खेल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर 64 टाइप का कुछ बोर्ड मिला है। नृत्य हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर शामियों के जब खेल हो रहे हैं तो कुछ प्रकार के इस प्रकार के भी कार्यक्रम वहाँ पर होते होंगे मनोरंजनात्मक। शिकार कर रहे हैं लोग, क्योंकि अब तो कांसे का और तांबे का भी हो चुका है, पत्थर के औजार पहले से चल रहे हैं, तो लोग शिकार भी ऑब्वियसली करते होंगे। पशुओं की लड़ाई हो रही है, यानी कि कोई घुड़दौड़ टाइप है, या फिर कुछ मुर्गे की लड़ाई है, इस प्रकार से कुछ, या फिर सांडों की लड़ाई है, बेड, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती होंगी। पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की जो मूर्तियाँ बना करके वो भी मिली हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। मिस्र के लोग नील नदी और आइसिस देवी की पूजा करते थे। ये मिस्र जो इनके समकालीन जो सभ्यता थी, कहाँ पर? मिस्र में। वो नील नदी की जो देवी आइसिस, उसकी पूजा करते थे। माप तोल के लिए क्या क्या चीज़ यूज कर रहे हैं? बाट के रूप में मन के और जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। कांसे का पैमाना मिला है जिस पर माप के निशान मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ स्केल मिला है। हाथी दांत वहाँ पर एक व्यापक पैमाने पर मिल रहा था, तो उससे स्केल उन्होंने बना दिया मापने के लिए, ठीक है। सुरकोटड़ा से तराजू का साक्ष्य मिला है, तराजू से माप तोल करते होंगे। दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण, 3 प्रकार के समाधिकरण वहाँ पर प्राप्त हुए। दाह संस्कार यानी कि जैसे पंचतत्व में विलीन होता है, यानी हिंदू धर्म के अनुसार। पूर्ण समाधिकरण यानी कि उनको दफना देना। आंशिक समाधिकरण या फिर जला करके दफना देना। इस प्रकार के वहाँ पर समाधिकरण मिले हैं।
और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए गए प्रमाण मिले हैं, यानी कि किसी पेट को या फिर पालतू को भी उनके साथ में दफनाया जाता था, या फिर उनकी किसी फेवरेट चीज़ को या फिर जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे उस वस्तु को भी उनके साथ रख के दफनाया जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी के जो पुरुष देवता थे वो कौन कौन थे? पुरुष देवता को मोर पर चित्रित किया गया है, यानी पशुपति की चित्र इस प्रकार से 2 सिंह लगे हुए एक मूर्ति दिखाई गई है। योगी को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। चित्र देवता को पशुपति महादेव कहा गया। ये जो दिखाया गया ना पहला पुरुष देवता जो मोर पर चित्रित है, इसको पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है, शिवलिंग की वहाँ पर पूजा होती थी। सिंधु के लोग वृक्ष पूजन करते थे, यानी कि पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी भी ये लोग थे। ठीक है, एक सींग वाला जानवर एक सरंगी यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसको कि मैंने बताया कि हो सकता है ये भारतीय सांड के प्रमाण हो, भारतीय जो गैंडे के प्रमाण हो। ठीक है, सिंधु के जो निवासी थे वो वृक्ष, पशु, मानव स्वरूप की देवताओं की पूजा करते थे। मोहरों पर स्वास्तिक का अंकन और सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है, यानी कोई भी जो मोहरें मिली है वहाँ पर स्वास्तिक प्राप्त होता है। स्वास्तिक कैसे बनता है? इस प्रकार से। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रमाण मिले हैं, यानी ये सूर्य पूजा की ओर इशारा करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इनका उद्भव, उत्थान और अवसान, यानी कि ये सभ्यता कब पनपी, कब ये अपने चरम पर थी और ये सभ्यता क्यों नष्ट हुई। ठीक है, यानी ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। यानी कोई सभ्यता विकसित होने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए होती है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके जो बुनियादी आवश्यकता हैं उनके लिए चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं है। अगर उनको कृषि करनी है, यानी कि उनको अपना पेट भरना है, तो उसके लिए वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है तो वहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था है या नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, अगर कहीं पर उपजाऊ ज़मीन है, खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, व्यापारिक रास्ते उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी किसी नगर से दूसरे नगर को जाना हो, व्यापार करना हो, तो वो लोग व्यापार भी कर सकते हो और एक पानी की समुचित व्यवस्था हो। तो सिंधु घाटी नदी सिंधु नदी थी, सिंधु की 6 ट्रिब्यूटरीज थी, सप्तसेंद्र प्रदेश था, 7 नदियों वाला। इस क्षेत्र में ये सभ्यताएं पनपी, यानी कि मोस्टली जो नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, यानी नदियों के माध्यम से वो लोग एक अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ति करते थे। ठीक है, इसका जो परिपक्व काल जो माना जाता है वो माना जाता है 2550 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व से 1900 सदी में आकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। इसका रीज़न क्या हो सकता है? जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो मूवी में बताया गया है कि एक बांध नदी का रास्ता मोड़ने की कोशिश करी, उस नदी के ऊपर बांध बना दिया गया। बांध के कारण जब नदी का रास्ता वहाँ से चेंज कर दिया तो किसी टाइम पे उसमें बाढ़ आई और उसके कारण से दोनों नगर लुप्त हो गए, यानी कि बह गए। ठीक है, या फिर दूसरा रीज़न इसमें हो सकता है कि वहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा, कि नदी जब उस क्षेत्र में पहले बारिश अच्छी होती थी, धीरे धीरे कालांतर में वहाँ बारिश कम होने लगी और वहाँ पर जब अकाल पड़ने लग गया, वहाँ पर रहने के साधनों की कमी हो गई, तो वो लोग वहाँ से धीरे धीरे करके पलायन कर गए, वहाँ से छोड़ गए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में लंबे समय तक रही है और बाद में यहाँ पर ही उसके बाद में बढ़ी है। जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र हैं इनमें से पूर्णतः कभी ख़त्म नहीं हुई, इसमें धीरे धीरे इसका विकास होता गया। यहीं से वैदिक सिविलाइजेशन और ऐतिहासिक काल की ओर ये लोग बढ़े हैं। ठीक है, और वो लोग भी संभवतः इधर की तरफ ही पलायन करके आ गए थे। सिंधु क्षेत्र में 300 ईसा पूर्व के लगभग वर्षा बढ़ी थी और 2000 ईस्वी के समथिंग वर्षा वहाँ पर कम हो गई, एक मात्र बहुत कम हो गई थी और रेगिस्तान के रूप में चीज़ें परिवर्तित होने लग गई थी। जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी पाकिस्तान वाला जो एरिया है, थार डेजर्ट जो पड़ता है, ये उसके प्रमाण है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में जो मत मिलते हैं इतिहासकारों के, वो क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। गार्डन वाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने क्या बताया कि सिंधु सभ्यता पर विदेशी आक्रमण हुए और आर्यों के आक्रमण हुए। आर्य लोग कौन थे? यानी कि जो मध्य एशिया के निवासी थे, जो भारत की तरफ बढ़े, उन लोगों ने इन पर आक्रमण किया, इनके धन धान्य को लूटा और वो लोग भारत की तरफ बढ़ गए और उन्होंने आर्यवर्त नामक क्षेत्र बसाया, जो गंगा और यमुना के बीच का जो उपजाऊ दोआब क्षेत्र था उसमें वो लोग रहने लगे और आर्यवर्त उनको कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉन मार्शल का। इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। भूकंप आया और इस कारण से वहाँ के भवन टूट गए, वहाँ के लोग मर गए और जो लोग बचे वहाँ से निकल गए। प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी सभ्यता का विनाश होना बताया जा सकता है। हो सकता है कि वहाँ पर जो कोई वर्ग हो आपस में जो शासक बनना चाहते हों, उनके बीच में कोई क्लेश हुआ हो और वो लोग वहाँ से पलायन, उसके कारण से वहाँ पर प्रशासनिक शिथिलता बन गई हो।
ठीक है। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने एक और रीज़न बताया, सिंधु सभ्यता में बाढ़ के कारण भी बताएं कि उसके भी कुछ साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ऑरेल स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन कारण बताया। जलवायु परिवर्तन में क्या क्या चीज़ आएंगी, बाढ़ या सूखा, ये चीज़ें हो सकती हैं। मार्टिमर व्हीलर ने बताया कि आकस्मिक अंत हुआ है और हड़प्पा सभ्यता का जो आधार था वो विदेशी था, यानी विदेशी लोगों की तरह ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ट्रांसफ़र होते रहते थे। एम.आर. सानी ने बताया कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये नष्ट हुई है। भूतात्विक अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर भूकंप जैसी कोई कंडीशन बन सकती है। राइक्स डेल्स व डी कोसाम्बी ने लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई, ऐसा कुछ बताया है। और इस चीज़ के तो कोई ना तो प्रमाण मिलता है, ना इस प्रकार का कोई थ्योरी बनती है कि कोई आग लगाकर पूरे शहर को नष्ट कर सकता हो। ठीक है। तो ये कारण थे यहाँ के जो पतन होने के। उत्थान बताया, अवसान बताया, उद्भव बताया, यानी कि एक बहुत बड़ी सभ्यता जो 700-800 साल तक फली फूली, आज से 5000 साल का काल पहले का काल उसका माना जाता है। ठीक है। कि नगरीय सभ्यता जो विश्व में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण पेश करती है, वो बनी और वो विकसित हुई और उसका अंत हो गया। ठीक है। उसके बाद वहाँ के लोग कहाँ गए, इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। कि हो सकता है कि वो लोग आर्य ही हों, वो लोग पहले वहाँ पर आकर बसे हों और उसके बाद में फिर ये गंगा और यमुना की तरफ उन्होंने पलायन किया हो। इस प्रकार का कोई भी ठोस प्रमाण कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक और कंपटीशन के लिए ज़रूरी वीडियोस आती रहेंगी। क्योंकि मैं खुद भी एक परिपक्व टीचर अभी अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद भी एक विद्यार्थी हूं और मैं अपने आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है। तो इससे मुझे भी अपनी तैयारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी और जिस प्रकार से मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझसे जुड़ें और वो भी मेरे साथ में मेरी तरह तैयारी करें। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें छोटा सा एक टॉपिक और रह गया, वैसे बीच में पढ़ा दिया था व्यापार वाला, जो इसमें एक मैंने सूची बना रखी है, सूची को एक बार देख लेते हैं। बर्तन उद्योग कहाँ पर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। धातु उद्योग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। मन का यानी मोती बनाने का चनूदड़ो और लोथल में। चूड़ी उद्योग कालीबंगा, चनूदड़ो में। कांसे का उद्योग मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक व्यापक है। ईंट निर्माण सभी जगह पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हर जगह भवन बनाए जा रहे हैं। हाथी दांत लोथल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। प्रसाधन सामग्री यानी कि जो साजो श्रृंगार से संबंधित सामग्री थी वो मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो में मिलती हैं। ये एक लाइन में ये दोनों शहर स्थित हैं, यानी कि सिंधु नदी जो नीचे की तरफ चल रही है इधर, और इस प्रकार से लोग ये शहर बसे हुए थे। ठीक है। सीप उद्योग बालाकोट में मिलता है। बालाकोट, ये बालाकोट वो नहीं जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, वो वाला बालाकोट नहीं है, ये बालाकोट पड़ता है इधर कराची के पास में। ठीक है। मूर्ति निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। इस प्रकार से ये यहाँ के कुछ उद्योग थे और ये औद्योगिक केंद्र थे। इस प्रकार ये सब टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि रहेगा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम की जो लिंक दे रखी है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में, इस पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।